सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। देखो, हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय की चर्चा कर रहे थे और इसमें अपना लेसन चल रहा है 12वां लेसन, जिसका नाम है मानव संसाधन। इस लेसन का एक वीडियो अपना कंप्लीट हो चुका है, आज सेकंड वीडियो। इसमें अपन सबसे पहले चर्चा करेंगे। देखो, लास्ट टाइम अपनी चर्चा हुई थी कहाँ तक? जनसंख्या घनत्व तक। लास्ट पॉइंट यही था। अब अपनी चर्चा प्रारंभ होगी किससे? साक्षरता से। तो सबसे पहले तो अपन ये देखेंगे कि साक्षर किसे कहा जाता है। तो बोर्ड पे लिख रहा हूं, परिभाषा देखना। 7 वर्ष या इससे अधिक आयु का कोई व्यक्ति जो एक भाषा को पढ़ सके व लिख सके, उसे क्या कहते हैं? साक्षर कहते हैं। उसे साक्षर कहते हैं। अब इसका मतलब समझना आप लोग। जैसे अपन बात करें, कोई ये मान लेते हैं अपन 3 साल का कोई बच्चा है। अब बताओ, 3 साल के बच्चे को ना तो पढ़ना आता और 3 साल के बच्चे को ना लिखना आता, तो क्या उसे हम अनपढ़ या निरक्षर कह सकते हैं? क्या नहीं कह सकते ना। तो कोई पढ़ा लिखा है या कोई पढ़ा लिखा नहीं है, इसके लिए हम देखते हैं कि कम से कम कितने वर्ष का होना चाहिए? 7 वर्ष का। अगर कोई व्यक्ति 7 वर्ष का हो चुका है और उसके बाद उसे पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, तो उसे अपन निरक्षर कहेंगे। और 7 वर्ष से ऊपर की आयु का व्यक्ति जो पढ़ना जानता और लिखना जानता, उसे क्या कहते हैं? साक्षर कहते हैं। समझ गए? अब अपन बात करें भारत की साक्षरता, मतलब भारत की साक्षरता कितने प्रतिशत है? भारत में साक्षरता है 76.04%। समझ गए बात? अब भारत में भी सबसे साक्षर राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक साक्षर राज्य, मतलब किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है? केरल। केरल में लगभग 93.91%, अपन ये कह सकते हैं कि लगभग 94% लोग केरल के क्या हैं? साक्षर हैं। अगला अपन बात करें, भारत में सबसे कम साक्षरता, सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा है? बिहार। ये तो भारत की बात हो गई। ये 3 पॉइंट अपन ने भारत के बारे में चर्चा की ना, यही 3 पॉइंट अपन लेंगे किसके बारे में? राजस्थान के बारे में। तो राजस्थान की साक्षरता की अपन बात करें तो राजस्थान की साक्षरता कितनी है? 67.07%। फिर अपन बात करें राजस्थान में सर्वाधिक साक्षर जिला, राजस्थान में सर्वाधिक साक्षर जिला, राजस्थान का सर्वाधिक साक्षर जिला तो है कौन सा? कोटा। और अगला है राजस्थान में सबसे कम साक्षर जिला, मतलब सबसे कम साक्षरता कौन से जिले की है? सबसे कम साक्षर जिला है वो है कौन सा? जालोर। ये अपनी साक्षरता को लेकर चर्चा कंप्लीट। देखो, इस तरीके से अपन खुद अनुमान लगा सकते हैं कि भारत की तुलना में राजस्थान में साक्षरता दर काफी कम है। समझ गए बात? यहां से देखो, बोर्ड एग्जाम में आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये मैंने जब लेसन का स्टार्टिंग की थी, लेसन की चर्चा प्रारंभ की थी, उस समय मैंने आपको बताया था कि ये वाला लेसन, इस वाले लेसन से आपके 1 प्रश्न आएगा और वो 1 प्रश्न कितने नंबर का होगा? 2 नंबर का होगा। अब देखो, यहाँ से 2 नंबर का प्रश्न कैसे बनता है। या तो आपसे पूछा जाएगा साक्षरता किसे कहते हैं? भारत व राजस्थान की साक्षरता दर बताइए। क्वेश्चन दोबारा सुनना, साक्षरता किसे कहते हैं? भारत व राजस्थान की साक्षरता दर बताइए। तो साक्षरता किसे कहते हैं, फिर भारत की साक्षरता दर बता देना, राजस्थान की साक्षरता दर बता देना, कंप्लीट। या फिर पूछा जाता है साक्षरता किसे कहते हैं? भारत में सर्वाधिक साक्षर राज्य व सबसे कम साक्षर राज्य का नाम बताइए।
बता दोगे? 2 नंबर का प्रश्न ये भी बनता है। या फिर बनता है साक्षरता किसे कहते हैं? राजस्थान का सर्वाधिक साक्षर जिला व सबसे कम साक्षर जिले का नाम बताइए। तो ये वाले बता देना। कंप्लीट, ये साक्षरता को लेकर अपनी चर्चा कंप्लीट। अब देखो इस साक्षरता के संबंध में एक चीज और है कि भाई राजस्थान में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं चलाई हैं, उन योजनाओं का नाम भी अपने से एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो एक छोटा सा पॉइंट और लेंगे इसमें अपन, और वो होगा राजस्थान में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा चलाई गई योजनाएं, सरकार द्वारा चलाई गई योजनाएं, मतलब बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं चलाई हैं। कुछ योजनाओं का अपना नाम लिखना है। जैसे एक तो है कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय, मतलब कस्तूरबा गांधी के नाम से बालिकाओं के लिए कुछ विद्यालय गवर्नमेंट की तरफ से स्थापित किए गए हैं, जहां बालिकाओं की शिक्षा के अलावा बालिकाओं के आवास की अर्थात रहने की भी उन विद्यालयों में व्यवस्था रहती है। तो वो विद्यालय कौन से हैं? कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय। इसके अलावा देखो गवर्नमेंट स्कूल वाले सब बच्चे जानते हैं कि सरकार ने एक योजना शुरू की, कौन सी? ट्रांसपोर्ट वाउचर, ट्रांसपोर्ट वाउचर। ये भी बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए योजना चलाई गई। इसके तहत क्या होता है, जो दूर से जो बालिकाएं, जो बच्ची पढ़ने के लिए विद्यालय में दूर से आती है, उसको सरकार की तरफ से किराया भी दिया जाता है। आने जाने का किराया किसकी तरफ से होता है? सरकार की तरफ से। और सरकार ने क्या किया, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निःशुल्क साइकिल वितरण। 9th क्लास में जो भी बच्ची जाती है गवर्नमेंट स्कूल में, उसको निःशुल्क क्या उपलब्ध करवाई जाती है? साइकिल। तो निःशुल्क साइकिल वितरण। इसके अलावा देखो गवर्नमेंट की कुछ और योजनाएं हैं, जैसे गार्गी पुरस्कार, बोर्ड एग्जाम में जो अच्छे अंक लाती है उन बालिकाओं को कौन सा पुरस्कार मिलता है? गार्गी पुरस्कार मिलता है। एक लिख देना आप, आपकी बेटी योजना। तो ये कुछ योजनाएं सरकार ने चलाई हैं, किसके लिए? बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु। तो आपसे इसमें देखो अगर पूछा जाता है तो पूछा जाएगा राजस्थान में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा चलाई गई किन्हीं 4 योजनाओं के नाम बताओ। प्रश्न होगा 2 नंबर का। अगर आपने एक योजना बता दी तो आधा नंबर मिल जाएगा, 2 बता दी तो 1 नंबर मिल जाएगा, 3 बता दी तो 1.5 नंबर मिल जाएगा, और चारों सही बता दी तो कितने नंबर मिल जाएंगे? 2 नंबर। तो ऐसे 2 नंबर का प्रश्न बनाने के लिए कितनी योजनाएं पूछी जाती है एग्जाम में? 4 योजनाएं। ये साक्षरता का टॉपिक कंप्लीट है अपना। अब इसके बाद में देखो आता है क्या? लिंगानुपात। देखो लिंगानुपात किसे कहते हैं, पहले तो परिभाषा लिख रहा हूं मैं। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं, लिंगानुपात कहते हैं। समझ गए? मतलब 1000 पुरुषों पर जितनी महिलाएं होंगी वो ही क्या कहलाता है? लिंगानुपात कहलाता है। जैसे उदाहरण समझना, भारत का लिंगानुपात कितना है? भारत का लिंगानुपात है 943।
कहने का मतलब ये हो गया कि अगर 1000 पुरुषों को लेना अपन तो भारत में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या मात्र कितनी मिलेगी? 943। देखो बराबर तो तब होगा जब 1000 पुरुषों पर 1000 के लगभग महिलाएं मिल जाएं, तब तो बराबर हो जाएगा। लेकिन यहाँ लिंगानुपात कितना है भारत में? 943 है। इसका मतलब 1000 पुरुषों पर महिलाएं कितनी है? 943। ये 3 ढंग से लिख देता हूँ। एक चीज और ध्यान रखना है, इसमें अपनी जो पुस्तक है ना 10वीं क्लास की, उसमें बता रखा है भारत का लिंगानुपात 940 बता रखा है। तो क्या था कि 2011 की जो जनगणना हुई थी ना, उसमें पहले वाले आंकड़ों में तो 940 आया था, उसके बाद में जो 2011 की जनगणना के नए आंकड़े आए थे ना, उसमें 943 आ गया था। तो अपने को भारत का लिंगानुपात कितना याद रखना है? 943। अगला ध्यान रखोगे, भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? केरल। केरल में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या ज्यादा होने के कारण सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ का हो गया? केरल का। अगला ध्यान रखोगे, भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा। मतलब यहाँ महिलाओं की संख्या काफी कम है। ये तो भारत के बारे में 3%। ये 3% लिखेंगे अपन राजस्थान के बारे में। तो अगला है राजस्थान का लिंगानुपात। राजस्थान का लिंगानुपात है कितना? 928। इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूज है, अपनी किताब में दे रखा है 926। तो वही बात है, नए आंकड़े जो आए थे 2011 की जनगणना में, उसमें राजस्थान का लिंगानुपात कितना बताया गया है? 928 ही, जो अपने को याद रखना है। अब राजस्थान में अगला लिखेंगे अपन, राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? डूंगरपुर। एक ये याद रखोगे आप। अगला याद रखोगे, राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? धौलपुर। ये लो, ये लिंगानुपात को लेकर चर्चा कंप्लीट। देखो सेम तरीका है, वही जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया ना, वैसे ही 2 नंबर का प्रश्न बनता है यहाँ से। जैसे क्वेश्चन देखो 2 नंबर का, सुनो कैसे बनता है। लिंगानुपात किसे कहते हैं? भारत व राजस्थान का लिंगानुपात बताइए, बता दोगे? ये लिंगानुपात की परिभाषा, ये भारत का लिंगानुपात, ये राजस्थान का लिंगानुपात। या फिर 2 नंबर का प्रश्न बनेगा, लिंगानुपात किसे कहते हैं? भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य तथा सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? ये पूछ लेगा। या फिर क्वेश्चन बनेगा, लिंगानुपात किसे कहते हैं? राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला तथा सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला बताइए। आसान सा है इसमें भी। अब एक चर्चा और करेंगे अपन, वो है नगरीकरण को लेकर। नगरीकरण, देखो नगरीकरण क्या होता है? गांव के लोगों का शहरों की तरफ जाना ही क्या कहलाता है? नगरीकरण कहलाता है। आसान सी परिभाषा है, ग्रामीण क्षेत्र से, देखो अपन ये लिख देंगे, लोगों का गांवों से शहरों की ओर जाना ही, गांवों से शहरों की ओर जाना ही क्या कहलाता है? नगरीकरण कहलाता है। अब एक अपन चर्चा करेंगे, ये देखो आसान सा याद हो जाएगा आपके। अब एक अपन देखेंगे नगरीकरण के लाभ। क्या लाभ होते हैं नगरीकरण के? पहले भी अपनी चर्चा हुई थी।
अगर नगरीकरण होगा मतलब गांव के लोग बाग शहरों में जाएंगे तो उनको आसानी से शहर में क्या मिल जाएगा, रोजगार मिल जाएगा। दूसरा, उन्हें शहरों में उच्च शिक्षा प्राप्त हो जाएगी। तो बताओ दो लाभ हुए कि नहीं हुए? एक तो क्या बता सकते हैं अपन, शहरों में आसानी से रोजगार मिल जाता है, क्योंकि गाँव में तो कोई फैक्ट्रियां वैसे भी नहीं होती, फैक्ट्रियां मोस्टली कहाँ होती है, शहरों में होती है। फैक्ट्रियों में जो रोजगार मिलता है तो शहरों में आसानी से क्या मिल जाता है, रोजगार मिल जाता है। इसके अलावा दूसरा लाभ अपन बता सकते हैं, शहरों में उच्च शिक्षा, शहरों में उच्च शिक्षा की सुविधा मिल जाती है, क्योंकि गांवों में तो उच्च शिक्षा की सुविधा वैसे भी उपलब्ध नहीं रहती। ये तो देखो नगरीकरण के क्या हो गए, दो लाभ हो गए। अब अपन चर्चा करेंगे नगरीकरण की हानियां। हानि कह दो चाहे नुकसान कह दो। क्या नुकसान होता है? देखो, एक तो अगर ज्यादा से ज्यादा लोग बाग गांव से शहरों की तरफ जाएंगे तो शहरों में आबादी ज्यादा बढ़ने से निवास की समस्या आती है। सबसे बड़ी समस्या तो ये आती है कि भाई लोग बाग शहरों में रहेंगे कहाँ, छोटे छोटे कमरे में 2-2, 5-5, 6-6 जनों को रहना पड़ता है। तो सबसे बड़ी समस्या तो क्या आती है, उनके निवास की समस्या आती है। तो पहली तो शहरों में आबादी बढ़ने से वहाँ किसकी समस्या आती है, निवास की समस्या आती है। निवास लिख देना चाहे आवास लिख देना, जो तुम्हें ज्यादा इजी में याद हो जाए वो आप लिख देना। दूसरा, अब देखो शहरों की ज्यादा आबादी होगी तो वहां पर्यावरण को भी खतरा होता है। अब जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी उतना ही ज्यादा पर्यावरण क्या रहेगा, प्रदूषित रहेगा। तो दूसरा लिख देना आप, शहरों में आबादी बढ़ने से वहां पर्यावरण प्रदूषण होता है। शहरों में आबादी बढ़ने से वहां पर्यावरण प्रदूषण होता है। ये कंप्लीट। अब देखना इसमें से क्वेश्चन क्या बनता है। क्वेश्चन आएगा आपके, नगरीकरण किसे कहते हैं, इसके कोई दो लाभ बताइए। हो गया 2 नंबर का प्रश्न, नगरीकरण किसे कहते हैं। ये तो 1 नंबर का, 2 लाभ आधे आधे नंबर के, सही है। या तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा नगरीकरण किसे कहते हैं, इसकी 2 हानियां बताइए। तो 2 हानियां आधे आधे नंबर की हो जाएंगी। समझ गए बात। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बनता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, नगरीकरण किसे कहते हैं और नगरीकरण के क्या लाभ हैं और क्या नगरीकरण की हानियां हैं। और इसी के साथ अपना लेसन कंप्लीट। अब अपन इस लेसन के जो लास्ट में अभ्यास प्रश्न दे रखे हैं उनकी ओर चर्चा कर लेते हैं। अभ्यास प्रश्न में देखो छोटे जो प्रश्न है ना उनकी लगभग अपनी चर्चा हो चुकी है, फिर भी अपन एक बार किताब में देख लेते हैं। क्वेश्चन सुनते जाना, क्योंकि सारे प्रश्न तो बोर्ड पे लिखेंगे नहीं और लगभग एक रिवीजन सा ही होता है। अभ्यास प्रश्नों में से अंदर अपने सारे कंप्लीट हो ही जाते हैं। वैसे सुनते जाना। पहला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है। इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश, कर रखा अपन ने। अगला प्रश्न है, राज्यों के क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल में राजस्थान का कौन सा स्थान है, पहला स्थान है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। आंसर होगा बिहार। 3 प्रश्न कंप्लीट। चौथा प्रश्न है, राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितना है। तो चौथे प्रश्न का इसका आंसर होगा 928। राजस्थान का लिंगानुपात कितना है, 928। 5वां प्रश्न है, भारत का जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है। तो आंसर होगा दूसरा स्थान, क्योंकि अपन ने चर्चा की थी पहला स्थान चीन का
और दूसरा स्थान है भारत का। छठवां प्रश्न है, भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में होती है? तो भारत में जनगणना 10 वर्षों के अंतराल में होती है, मतलब प्रत्येक 10 वर्ष बाद में भारत में क्या होती है? जनगणना होती है। अगला प्रश्न है, 7वां प्रश्न, किसी देश या स्थान की जनसंख्या में वृद्धि या कमी के प्रमुख कारण कौन से हैं? मतलब जनसंख्या वृद्धि या कमी, तो जनसंख्या वृद्धि के 3 कारण मैंने आपको बताए थे, कौन कौन से हैं? जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास, पहले चर्चा हो चुकी थी। अगला है, राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला, तो इसका आंसर होगा क्या? जयपुर। अगला है, जनसंख्या वृद्धि या परिवर्तन के 3 प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? 9वां प्रश्न दोबारा सुनना, जनसंख्या वृद्धि के 3 प्रमुख घटक कौन से हैं? तो घटक कह दो चाहे कारण कह दो, तो जनसंख्या वृद्धि के 3 घटक कौन से हैं? जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास। समझ गए बात? अगला प्रश्न है, लिंगानुपात किसे कहते हैं? अब ये भी चर्चा की थी, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार देश की साक्षरता दर कितनी है? तो वो है 76.04%। अगला है, परिवारों के आकार को सीमित रखने हेतु सरकार ने कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया? ये अपने अंदर नहीं आया था, तो क्वेश्चन दोबारा बोल रहा हूं, समझ लेना। परिवार के आकार को सीमित करने हेतु सरकार ने कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया? तो उसका आंसर है परिवार नियोजन कार्यक्रम। क्या आंसर होगा? परिवार नियोजन कार्यक्रम। अगला है, राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला? जयपुर। छोटे प्रश्न कंप्लीट। अब देखो, ये साक्षरता दर किसे कहते हैं अपना हो गया है, संसाधन किसे कहते हैं, मतलब लगभग ये क्वेश्चन हो चुके हैं अपने। जो क्वेश्चन नहीं है ना वो मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ। एक तो अपना क्वेश्चन ये नहीं हुआ, क्वेश्चन देखो बोर्ड पे लिख देता हूं मैं। क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? तथा भारत की जनसंख्या वृद्धि दर भारत की जनसंख्या वृद्धि दर किस दशक से कम होने लगी? किस दशक से कम होने लगी और क्यों? ये अपना क्वेश्चन है। समझ गए बात? इसका आंसर समझना आप। देखो, जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, तो इसमें तो अपन जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा लिखेंगे जो अपन ने लेसन के स्टार्टिंग में लिख ली थी। इसका आंसर लिखना आप, जनसंख्या वृद्धि तो किसे कहते हैं? एक निश्चित समय में किसी देश या राज्य की जनसंख्या बढ़ना या कम होना क्या कहलाती है? जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। समझ गए बात? तो इसके आंसर में लिखना, किसी निश्चित समय में किसी देश या राज्य की जनसंख्या का बढ़ना या घटना क्या कहलाता है? जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। एक तो ये क्वेश्चन है कि जनसंख्या वृद्धि दर क्या है। इसी में आगे पूछा है, भारत की जनसंख्या वृद्धि दर किस दशक से कम होने लगी, क्यों कम होने लगी? तो इसका आंसर अपन लिखेंगे, भारत की जनसंख्या वृद्धि 1981 से कम होने लगी। देखो, जनसंख्या बढ़ना ज्यादा अच्छी बात नहीं है,
जनसंख्या वृद्धि दर पर नियंत्रण अगर होगा ना, वो अपने लिए शुभ संकेत माने जाते हैं। तो 1981 के दशक से जनसंख्या वृद्धि में कमी होने लगी। क्यों कम होने लगी? क्योंकि एक तो लोग शिक्षित हो गए, दूसरा परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया गया। तो भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कम होने लगी। क्यों कम होने लगी, इसका कारण भी पूछा है। कम होने लगी, क्यों कम होने लगी? क्योंकि परिवार नियोजन कार्यक्रम तथा शिक्षा से लोगों ने जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण किया। ये इसका आंसर लिख देना आप। 2 नंबर का बहुत ही शानदार प्रश्न है। 1 नंबर का तो ये परिभाषा हो जाएगी, 1 नंबर की ये हो जाएगी, जनसंख्या वृद्धि दर किस दशक से कम होने लगी, क्यों कम होने लगी। ऐसा प्रश्न आता है तो देखो कोष्टक में ये लिखा हुआ आता है अपने बोर्ड परीक्षा में, ये लो। जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, ये 1 नंबर का होगा। किस दशक से कम होने लगी, यह आधा नंबर का। क्यों कम होने लगी, यह आधा नंबर का। कंप्लीट एक प्रश्न। अब अगला प्रश्न देखो अपनी किताब में जो दे रखा है वो है, एक बार इसको मिटा देते हैं अपन। अगला प्रश्न है, किसी देश की जनगणना, क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, किसी देश की जनगणना उस देश की जनसंख्या से संबंधित, उस देश की जनसंख्या से संबंधित, किसी देश की जनगणना उस देश की जनसंख्या से संबंधित कौन कौन सी प्रमुख जानकारियां प्रदान करती है। कहने का मतलब ये है कि अगर जनगणना करवाई जाएगी तो हमें जनसंख्या की कौन कौन सी जानकारियां प्राप्त होंगी। तो देखो, एक तो जनसंख्या घनत्व का, जनसंख्या के आकार का पता चलेगा। जनगणना होगी तभी किसका पता चलेगा, जनसंख्या के आकार का पता चलेगा। जनगणना होगी तभी हमें जनसंख्या घनत्व का पता चलेगा। जनगणना होगी तभी हमें किसका पता चलेगा, साक्षरता का पता चलेगा। सर एक बार टाइम देखो ना कितनी देर का हो गया, आधे घंटे का फिक्स 28 मिनट। हाँ, एक इसका पता चलेगा जनसंख्या घनत्व का, साक्षरता का पता चलेगा। एक हमें पता चलेगा किसका, लिंगानुपात का। तो ये चीजें, इनके बारे में हमें जानकारी कब उपलब्ध हो पाती है, जब देश में क्या करवाई जाती है, जनगणना। समझ गए बात? क्योंकि अपने लेसन का नाम जनगणना से संबंधित अपन लेसन पढ़ रहे हैं। इस लेसन में अपन ने इसी की तो चर्चा की है, घनत्व है, साक्षरता, लिंगानुपात। समझ गए? अब देखो अगले प्रश्न की चर्चा करें अपन। अगला प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि दर जनसंख्या वृद्धि दर को नियंत्रित करने के उपाय बताइए। तो देखो, जनसंख्या वृद्धि दर को कैसे नियंत्रित किया जाएगा। सबसे मेन बात तो यह है कि जन्म दर पर नियंत्रण किया जाए। तो सबसे पहला पॉइंट तो जन्म दर पर नियंत्रण हो,
क्योंकि देखो जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए ही भारत में अभी जो अपने व्यवस्था कर रखी है कि भाई 2 बच्चे से ज़्यादा अगर किसी के बच्चे होंगे ना तो वो चुनाव लड़ पाएगा और ना ही सरकारी नौकरी में उसको प्रमोशन की सुविधा मिलेगी। तो ये कंट्रोल क्यों रखा गया है, जन्म दर पर कंट्रोल क्यों किया गया है, ताकि जनसंख्या को क्या किया जा सके, नियंत्रित किया जा सके। दूसरा, परिवार नियोजन जैसे कार्यक्रम चलाए जाएं, परिवार नियोजन जैसे कार्यक्रम चलाए जाएं, क्योंकि ऐसे कार्यक्रम चलाने से जनता में जागरूकता आती है और जनता में जागरूकता आने की वजह से जनसंख्या वृद्धि दर में क्या होगा, नियंत्रण होगा। तीसरा आपको याद रखना है, लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाई जाए, क्योंकि कम उम्र में शादी करने की वजह से जनसंख्या अनियंत्रित ज़्यादा होती है। तो ये अपने क्या हो गए, कुछ 3 उपाय हो गए जिससे जनसंख्या वृद्धि दर को क्या किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण से शहरी क्षेत्र की ओर जनसंख्या प्रवास के कारण ये अपना हो चुका। इस लेसन के साथ ही इस क्वेश्चन के साथ ही आज का अपना 12वां लेसन है कंप्लीट। और नेक्स्ट अपन अगली जो भी अपनी क्लास होगी उसमें अपन चर्चा करेंगे 13वें लेसन को लेकर। तब तक के लिए आप इसको एकदम परफेक्ट तरीके से, बढ़िया तरीके से याद कर लेना इस लेसन को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।